हमें पता है कि जैसे जैसे साइज कम होते जाता है उतनी ही सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। फिर आता है मीन पार्टिकल साइज। इसमें क्या देखते हैं, द एवरेज साइज जो है ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन अ सैंपल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया प्लस यूट्यूब चैनल। और हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जुड़े रहने के लिए स्क्रीन पे दिए गए QR कोड्स को स्कैन कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी तक हमने अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 के पहले के 3 यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट में, विच इज़ यूनिट 4, और उसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोमेरेटिक्स। माइक्रोमेरेटिक्स क्या होती है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो माइक्रोमेरेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, तो जब हम छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, उसके साइंस के बारे में स्टडी करते हैं, तब हम उस स्टडी को, उस सब्जेक्ट को माइक्रोमेरेटिक्स कहते हैं। ठीक है, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ ऑफ लिखा है एंड कर देना, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज नोन एज माइक्रोमेरेटिक्स। तो पर स्मॉल पार्टिकल्स में हम क्या पढ़ेंगे? ज़्यादातर हम स्मॉल पार्टिकल्स के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि उनके पार्टिकल साइज, उनका साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल की शेप क्या होगी, पार्टिकल का सरफेस एरिया क्या होगा, पोरोसिटी, डेंसिटी, फ्लो प्रॉपर्टी, और ऐसे कई चीज़ें हम माइक्रोमेरेटिक्स में पढ़ते हैं। हम यहाँ पे ज़्यादातर माइक्रोमेरेटिक्स में किसी पार्टिकल के, किसी स्मॉल पार्टिकल के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से लेना देना नहीं रखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं तो एक डिफरेंट फील्ड ऑफ केमिस्ट्री हो जाती है। ठीक है, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स हो, राइट, डिसोल्यूशन, ये सब जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अफेक्ट करती हैं एंड वाइस वर्सा। ठीक है, पर माइक्रोमेरेटिक्स में हम ज़्यादातर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि उनका साइज, शेप और डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी सरफेस एरिया, ये सब पढ़ते हैं। Okay, so this was the definition of micromeritics. The science and technology of small particles is known as micromeritics. So इसकी नीड क्या है, क्यों हम माइक्रोमेरेटिक्स पढ़ रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है कुछ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, या फिर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिनका लेना देना है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से। ठीक है, अगर मैं आपको समझाऊं कि डिसोल्यूशन के बारे में बात करें, मानो कि हमारे पास एक बड़ा पार्टिकल है और एक छोटा पार्टिकल है। हमें पता है कि जैसे पार्टिकल का साइज कम होता है उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है। ठीक है, जो छोटे पार्टिकल की सरफेस एरिया ज़्यादा है और इस बड़े पार्टिकल की सरफेस एरिया कम है। ठीक है, तो सरफेस एरिया कम है जिसकी, ठीक है, तो इसका डिसोल्यूशन रेट जो होगा, या डिसोल्यूशन रेट जो है वो भी इसका धीरे कम होगा, पर जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है उसके डिसोल्यूशन रेट भी ज़्यादा होती है। ठीक है, हमें पता है कि जैसे जैसे साइज कम होते जाता है उतनी ही सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, डिसोल्यूशन उतना इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी उतनी इंक्रीज होगी। ठीक है, स्मॉल सरफेस एरिया, स्मॉल पार्टिकल का लार्ज सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो उसके डिसोल्यूशन रेट भी जो हमको ज़्यादा देखने मिलती है। वहीं पे बड़े पार्टिकल का सरफेस एरिया कम होता है तो उसके डिसोल्यूशन रेट जो है वो कम देखने मिलती है। इसलिए पार्टिकल की साइज की स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे डिसोल्यूशन रेट को अफेक्ट करता है, और डिसोल्यूशन रेट हमारे थेराप्यूटिक इवेंट्स जो हैं, थेराप्यूटिक, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, उनको भी अफेक्ट करेगा। फिर ड्रग रिलीज एंड डिसोल्यूशन की बात की, एब्जॉर्प्शन और ड्रग एक्शन। हमने बताया कि देखो डिसोल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी भी टिपिकली बढ़ती है। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो एब्जॉर्प्शन जो है किसी ड्रग का वो भी बढ़ता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन बढ़ने के लिए डिसोल्यूशन बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिसोल्यूशन बढ़ने के लिए पार्टिकल का जो सरफेस एरिया है वो लार्ज होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, डिसोल्यूशन बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन और ड्रग एक्शन इसको भी इफेक्ट करता है, फिजिकल स्टेबिलिटी को भी इफेक्ट करता है, राइट। एंड डोज यूनिफॉर्मिटी। डोज यूनिफॉर्मिटी में कैसे होता है कि जैसे आप देखो टैबलेट का जब आप प्रोडक्शन देखोगे तो एक हॉपर होता है। ठीक है, इस हॉपर में हमारे पाउडर्स होते हैं और नीचे एक कैविटी होती है। ठीक है, हॉपर से जो पाउडर आता है वो उस कैविटी में गिरता है और हमारे पास एक वो होता है उसके ऊपर, और इसी पाउडर को कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, और जब ये पाउडर कंप्रेस हो जाता है तब जाके हमको हमारा एक टैबलेट मिलता है। ठीक है,
सो अगर पार्टिकल साइज अगर यूनिफॉर्म नहीं होंगे ना, तो ये हॉपर में ना कभी ज़्यादा तो कभी कम ऐसे पार्टिकल्स फिल करेंगे। और अगर ऐसा होगा तो हमको ना एक यूनिफॉर्म थेराप्यूटिक इफेक्ट देखने नहीं मिलेगा। जहाँ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली वो अपने असर भी ज़्यादा दिखाएंगे, ठीक है, जो ड्रग के पार्टिकल हैं, और जहाँ ड्रग के पार्टिकल्स कम होंगे तो वहाँ पे कम असर दिखाएंगे। तो ऐसा हम नहीं कर सकते ना कि कभी ज़्यादा असर दिखा रहा है तो कभी कम असर दिखा रहा है। हमको यूनिफॉर्म जो है एक्शन चाहिए होता है। तो ये डोज यूनिफॉर्मिटी जो है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए हमको पार्टिकल साइज की स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि पार्टिकल साइज जब यूनिफॉर्म होगा, एक ही तरीके के साइज होंगे, ठीक है, तो उनकी फ्लो प्रॉपर्टी भी उतनी अच्छी होगी, और फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होगी तो ये डाई को एक जैसा ही फिल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहली बार डाई को ज़्यादा फिल किया तो दूसरी बार कम फिल किया, ठीक है। सो इसलिए भी जो है हमको माइक्रोमेटिक्स को पढ़ना पड़ता है, ताकि हम डोज यूनिफॉर्मिटी जो है ऐसी चीज़ों को भी अंडरस्टैंड कर सकें। फिर आता है यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए भी। ये भी मैंने आपको फिजिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छे से समझाया था कि यूनिफॉर्म पार्टिकल होते हैं ना, तो उनकी मिक्सिंग काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। क्योंकि जो ऐसा पार्टिकल हो जहाँ पे बड़े पार्टिकल हो और कुछ छोटे पार्टिकल हो, तो इनमें ना डेंसिटी का भी फ़र्क आ जाता है, और उसके वजह से क्या होता है, ये पार्टिकल सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज होगा तो उनकी मिक्सिंग भी यूनिफॉर्म होगी। सो इन सभी रीजंस की वजह से, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी माइक्रोमेटिक्स विच इज़ द स्टडी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। सो अब प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर जो है माइक्रोमेटिक्स में हम उनको मोटा मोटा दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और दूसरी होती है डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है, इट रिलेट टू द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ठीक है। और डिराइव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड होती हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ना किसी पे डिपेंड नहीं होती, ये किसी भी पार्टिकल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी आप एक तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि पार्टिकल साइज है फंडामेंटल के अंदर, उसके साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसका पार्टिकल का शेप है, ठीक है। अगर आप किसी पार्टिकल को पकड़ो तो इसका साइज फिक्स ही होगा, ऑफ कोर्स अनटिल एंड अनलेस आप इसका साइज रिडक्शन करें, ठीक है। सो इसका अगर छोटा बड़ा पार्टिकल तो उसका बड़ा ही पार्टिकल साइज रहेगा। ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा हमारा पार्टिकल साइज और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल शेप भी जो है वो सेम होगा, ठीक है। तो पार्टिकल से साइज डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टिकल शेप जो है ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ये किसी पार्टिकल की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, और ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है किसी और पे डिपेंड नहीं करती है। वहीं पे हमारी डिराइव प्रॉपर्टी जो है ये हमारे फंडामेंटल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे डेंसिटी क्या होता है, देखो वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। सो ये वेट एंड वॉल्यूम जो है दो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है, उनको मिला के हमको डेंसिटी जो है इसका आंसर मिलता है, ठीक है। फ्लो प्रॉपर्टी जो है वो फ्लो प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है, पार्टिकल के साइज और शेप दोनों पे डिपेंड करता है। पोरोसिटी जो है हम इसको पढ़ेंगे डीप में, ठीक है। सो पोरोसिटी भी है, बल्कीनेस भी है, तो ये जो इतने भी है ना प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, फ्लो प्रॉपर्टी, पोरोसिटी और बल्कीनेस, ये डिराइव प्रॉपर्टी है, ये सब के सब फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर। अब आते हैं एक एक करके इन फंडामेंटल और डिराइव प्रॉपर्टीज को समझते हैं, जो कि पहला आता है पार्टिकल साइज। सो पार्टिकल साइज क्या होता है, इट इज द मेजर ऑफ द डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल सॉलिड, लिक्विड और गैसियस पार्टिकल इन अ सैंपल। ज़्यादातर हम जिस पार्टिकल की बात करते हैं ना फार्मास्यूटिकली रिलेटेड, वो ज़्यादातर सॉलिड ही होते हैं, सॉलिड और लिक्विड से ही रिलेटेड होगा, गैसेस का तो बहुत कम ही देखते हैं, ठीक है। सो मान लो कि मेरे पास एक पार्टिकल है ऐसा, ठीक है। तो इसके डायमेंशंस की स्टडी, डायमेंशंस मतलब लेंथ, ब्रेथ, डायमीटर, सर्कुलर में तो लेंथ ब्रेथ होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसके डायमीटर की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो दोनों हर जगह से अलग डायमीटर आएगा, तो इन डायमेंशंस को स्टडी करना, इन डायमेंशंस को पता करना इस पार्टिकल साइज, ठीक है। सो मेजर ऑफ द डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल सॉलिड, लिक्विड और गैसियस पार्टिकल इन अ सैंपल। हम इसको एक्सप्रेस कई तरीके से करते हैं, जैसे सरफेस डायामीटर हो, वॉल्यूम डायामीटर हो, प्रोजेक्टेड डायामीटर हो, या फिर स्टोक्स डायामीटर हो। इन सभी डायामीटर को हम इक्विवेलेंट डायामीटर कहते हैं। क्यों कहते हैं ज़रा समझते हैं। फार्मास्यूटिकल जो पाउडर्स होते हैं या फिर नेचर में जो ज़्यादातर हमको पार्टिकल्स देखने मिलते हैं ना, वो यूनिफॉर्म साइज़ के नहीं होते। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एक ही साइज़ के पार्टिकल हर जगह मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादातर जो हमको पार्टिकल मिलते हैं वो होते हैं पॉलीडिस्पर्स। इसका मतलब क्या है,
पॉलीडिस्पर्स पार्टिकल ऐसे पार्टिकल है जिनकी साइज एंड शेप जो है काफ़ी अलग होती है। ठीक है, अगर एक पार्टिकल बड़ा है तो दूसरा छोटा है, एक पार्टिकल ऐसा है तो दूसरा कुछ ऐसा है। तो पॉलीडिस्पर्स पार्टिकल है मतलब उनकी साइज काफ़ी अलग होती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल हमको नेचुरली देखने मिलते हैं। ठीक है, सो इन पॉलीडिस्पर्स पार्टिकल को कैसे कहेंगे? देखो मान लो कि मेरे पास एक ऐसा पार्टिकल है। ठीक है, सो हर बार अभी यूनिफॉर्म तो किसी भी एंगल से नहीं है। ठीक है, इसका सरफेस अब एक स्पीयर के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये यूनिफॉर्म तो किसी भी एंगल से नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसका डायमीटर नापूं तो कुछ अलग आएगा, इधर से इसका डायमीटर अगर नापूं तो कुछ अलग ही आएगा। ठीक है, तो हर जगह से इसका डायमीटर जो है वो अलग आने वाला है। इसका मतलब कि यूनिफॉर्म शेप या साइज तो नहीं दिखा रहा। ठीक है, वही हमारे स्फीयर का क्या होता है कि हर जगह से अगर आप इसके डायमीटर को मेजर करोगे तो आपको एग्जैक्टली सेम डायमीटर मिलने वाला है। तो हम क्या करते हैं ना कि जब हम पाउडर इंडस्ट्रियल स्केल की बात करते हैं तो एक दो पार्टिकल की बात नहीं कर रहे, हम लैक्स एंड करोड्स एंड टन्स ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। सो क्या ये पॉसिबल है कि हम हर एक सिंगल उस पार्टिकल को हम काउंट करें, उसके पार्टिकल साइज को या शेप को? तो नहीं, ये हर बार जो है पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक के शेप एंड साइज को कैलकुलेट कर सके। सो हम क्या करते हैं, अजम्पशन करते हैं कि ये जो पार्टिकल, अगर मैं इसको एक के ऊपर एक रखूँ, जो मेरा स्फेरिकल पार्टिकल है, ठीक है, और इसके ऊपर ही मैं अपना ये सर्कुलर पार्टिकल रखूँ, तो हम क्या करते हैं कि ये जो मेरा सर्कुलर पार्टिकल है ये इक्विवेलेंट है मेरे स्फेरिकल पार्टिकल के, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, देखो अगर ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही फर्क है कि इतना एरिया जो है इतने एरिया का ही फर्क होता है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, ये जो मेरा जो पॉलीडिस्पर्स पार्टिकल होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको मान के चलते हैं कि ये इक्विवेलेंट होगा हमारे एक स्फेरिकल पार्टिकल से, एक परफेक्टली स्फेरिकल पार्टिकल से। ठीक है, जो इसके जो डायमेंशंस होंगे एक किसी स्फेरिकल पार्टिकल वो इसके भी होंगे, इसके जो होंगे वो इसके भी होंगे। तो ये हम मान के चलते हैं कि मानो कि इसका जो डायमीटर आएगा वही डायमीटर हम इसका भी मान के चलेंगे। ठीक है, इसलिए ये जितने भी डायमीटर्स का मैंने यहाँ पे जिक्र किया है उन सभी को इक्विवेलेंट डायमीटर कहते हैं। मतलब क्या है कि देखो इन दोनों का जो साइज है वो एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पर हम इक्विवेलेंट मान के चलते हैं। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे इनको इक्विवेलेंट डायमीटर दिया गया है। यहाँ पे देखो पार्टिकल्स आर यूजुअली पॉलीडिस्पर्स। ठीक है, तो एक एक करके जरा इन चारों डायमीटर्स को समझते क्या होता है। जो पहला आता है वो है सरफेस डायमीटर। इसमें क्या होता है कि द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हैविंग द सेम सरफेस एरिया एज द पार्टिकल। यही जो मैंने अभी आपको बताया कि देखो इसको यहाँ पे स्फीयर बोला गया है। ठीक है, और क्योंकि हमारा पार्टिकल जो एक परफेक्टली स्फीयर तो नहीं है, ठीक है, सो इसका शेप हम उसके जो है वो परफेक्टली स्फीयर नहीं होता। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि जो इसका एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा हमारे इस स्फीयर का, ठीक है, हमारे परफेक्ट स्फीयर का, इसका जो सरफेस एरिया होगा वो इक्विवेलेंट होगा हमारे ये जो नॉन यूनिफॉर्म पार्टिकल है उसके। ठीक है, तो इसको तो सरफेस डायमीटर किसको कहते हैं? ऐसा डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हैविंग द सेम सरफेस एरिया एज द पार्टिकल। इनका सरफेस एरिया सेम होगा। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? ds इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन पाई, जहाँ पे s जो है वो है सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल। सो जब दोनों पार्टिकल्स का सरफेस एरिया लगभग सेम होगा, ठीक है, तो इनके जो डायमीटर है वो भी इक्विवेलेंट होंगे, हम ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, सो ये उसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा आता है वॉल्यूम डायमीटर। इसमें क्या कहते हैं कि ये ऐसा डायमीटर होता है स्फीयर का जहाँ पे दो जो पार्टिकल है, मतलब हमारा जो परफेक्टली स्फीयर था, ठीक है, जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म पॉलीडिस्पर्स पार्टिकल है, इनका जो वॉल्यूम अगर जब सेम होगा ना, ठीक है, इनका वॉल्यूम सेम होगा तो इनका डायमीटर भी सेम होगा, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, so the diameter of a sphere having the same volume as that of particle, so इसको एक्सप्रेस करते हैं dv is equals to 6v upon pi, ठीक है, raised to 1/3 डिवाइड इज क्यूब रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा 6 और पाई तो देखो कांस्टेंट होता है, तो अभी वॉल्यूम कैलकुलेट कर लोगे, इससे पुट करोगे तो आपको वॉल्यूम डायमीटर ये भी मिल जाएगा। फिर आता है प्रोजेक्टेड डायमीटर। इसमें क्या करते हैं ना, देखो जब हमने सरफेस एरिया की पहले बात की थी ना सरफेस डायमीटर में, तो हमने पूरे स्फीयर, देखो स्फीयर ऐसा दिखता है, कैसा है, एक गेंद की तरह दिखता है, एक बॉल की तरह दिखता है, तो उस पूरे बॉल का जो एरिया होगा उसकी बात कर रहे थे। प्रोजेक्टेड डायमीटर में क्या होता है ना कि ये जो दिख रहा है देखो 2D है, बस अगर आप सामने से किसी बॉल को देखोगे तो एक सर्कल दिखेगा। ठीक है, तो जो सर्कल आपको दिख रहा है ना,
ये जो है ये 2D में है, ठीक है, 2 डायमेंशनल में है। तो इसका जब सरफेस एरिया जब 2 डायमेंशनली किसी का सरफेस एरिया अगर किसी पॉली डिस्पर्स पार्टिकल के सेम हो तो उसको हम प्रोजेक्टेड डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इतना बड़ा लिखा है उसका सिंपल सा यही मीनिंग निकल के आता है, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हैविंग द सेम ऑब्जर्व्ड एरिया। ऑब्जर्व्ड एरिया क्यों बोल रहे हैं, देखो किसी स्फीयर को, किसी बॉल को अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको एक सर्कल लगेगा, ना कि स्फीयर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑब्जर्व्ड एरिया ये वर्ड यूज किया गया है। तो किसी स्फीयर का जिसका ऑब्जर्व्ड एरिया जो है वो सेम हो हमारे जो पार्टिकल है, ठीक है, उसकी, तब हम प्रोजेक्टेड डायमीटर कहते हैं। फिर लास्ट में आता है स्टोक्स डायमीटर। स्टोक्स डायमीटर जो होता है ये आपको समझ ही गया होगा, स्टोक्स इक्वेशन है, सेडिमेंटेशन से कुछ तो रिलेटेड होगा। तो स्टोक्स डायमीटर में क्या होता है कि इसका जो डायमीटर है किसी इक्विवेलेंट स्फीयर का that undergoes sedimentation at the same rate as the asymmetric sphere। मतलब क्या कि देखो जो मेरा ये स्फीयर है इसका अगर सेडिमेंटेशन रेट और मेरा जो पॉलीडिस्पर्स पार्टिकल है उसका अगर सेडिमेंटेशन रेट लगभग सेम हुआ तब जो इनकी डायमीटर्स होंगी वो भी हम सेम मान के चलते हैं। तो ऐसे डायमीटर को हम स्टोक्स डायमीटर कहते हैं। तो देखो कितने तरीके थे, ठीक है, किसी पार्टिकल के साइज को कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो ये 4 तरीके थे जिनको हम इक्विवेलेंट डायमीटर्स मोस्टली कहते हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है इन्फ्लुएंसेस सरफेस है। ऑब्वियसली पार्टिकल साइज जो है वो सरफेस एरिया को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे मैंने अभी आपको नीड में बताया था कि जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उतना ही बड़ा सरफेस एरिया होगा, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा तो डिसोल्यूशन बड़ा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और अब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाता है। पार्टिकल साइज को हम ज्यादातर माइक्रोमीटर्स में डिनोट करते हैं, क्योंकि याद रखना हम माइक्रोमेटेटिक्स का मतलब ही क्या है कि हम स्मॉल पार्टिकल्स को पढ़ते हैं। तो कितने स्मॉल, माइक्रो स्केल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। उसको जो ऐसे पार्टिकल जिनका जो साइज माइक्रोमीटर्स में आता हो, ऐसे पार्टिकल्स की स्टडी को हम माइक्रोमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्टिकल साइज का एक जनरल इंट्रोडक्शन। फिर आता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि कितने साइज के पार्टिकल किस किस ग्रुप में होंगे। मतलब क्या है कि मानो कि मेरे पास एक 10 माइक्रोमीटर का पार्टिकल है, तो 10 माइक्रोमीटर के मेरे पास 5 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। वहीं पे 15 माइक्रोमीटर्स के मेरे पास 10 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। वहीं पे मान लो कि 20 माइक्रोमीटर के मेरे पास, ठीक है, 6 पार्टिकल्स हैं। सो दिख रहा है ना कि कितने पार्टिकल, कितने साइज का पार्टिकल जो है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल के इसमें आता है। तो 5 पार्टिकल 10 माइक्रोमीटर के हैं, 10 पार्टिकल 15 माइक्रोमीटर के हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि इनका साइज रेंज क्या है, कि 15 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स हमको 10 देखने मिले, 20 माइक्रोमीटर के पार्टिकल हमको 20 माइक्रोमीटर के 6 पार्टिकल्स देखने मिले। सो एक ग्रुप हो गया कि 20 माइक्रोमीटर के देखो 6 एक ग्रुप की तरह हो गया कि एक 5 पार्टिकल्स का ग्रुप है, एक 10 पार्टिकल का ग्रुप है और एक 6 पार्टिकल का ग्रुप है। सो इसको पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि हमारे जो पार्टिकल्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए अलग अलग पार्टिकल साइज के बेसिस पे। सो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इट इज सिंपली अ वे टू डिस्क्राइब हाउ मेनी ऑफ ईच साइज आर इन अ ग्रुप। सो एक ग्रुप में कितने पार्टिकल साइज जो हैं, कितने रेंज के पार्टिकल साइज एग्जिस्ट करते हैं। सो इट इज विजुअलाइज थ्रू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसमें ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। इसका एक्स एक्सिस जो है पार्टिकल साइज बताता है और वाई एक्सिस जो है परसेंट पार्टिकल साइज बताता है इन दैट स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है। सो जैसे अगर मैं बता दूं कि 10 से 20, 30 एंड 40, ठीक है। जैसे मैं 30 to 40 माइक्रोमीटर्स के साइज के रेंज की बात करूं, सो उससे मान लो कि 30 पार्टिकल्स या फिर 60 पार्टिकल्स आए, तो मतलब 30 to 40 की साइज रेंज में मेरे पास 60 पार्टिकल है। वैसे ही 10 से 20 के साइज रेंज में मेरे पास मान लो 40 पार्टिकल्स है। देखो इस तरीके से मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया कि मेरे कितने पार्टिकल किस किस साइज रेंज में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कुछ तो मिला है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं पर मोस्टली ऐसा मिला है, ठीक है। सो ये होता है हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज सिंपली कि हमारे कितने हाउ मेनी ऑफ ईच साइज आर इन अ ग्रुप। फिर आता है मीन पार्टिकल साइज। इसमें क्या देखते हैं, द एवरेज साइज जो है ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन अ सैंपल। यहाँ पे देखो जो हमने एक जो ग्राफ निकाला पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का, सो इन जितने भी हमारे पार्टिकल्स है अगर उनके साइज का मैं एक एवरेज निकाल दूं, ठीक है, इन अ सैंपल, तो हमको मीन पार्टिकल साइज मिलता है। इसका फॉर्मूला क्या है मीन पार्टिकल साइज का, इट इज सबमिशन ऑफ n इंटू डी अपॉन सबमिशन ऑफ n।
n है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल और d है हमारा डायमीटर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, सो n इंटू डी अपॉन n करेंगे तो हमको मीन पार्टिकल साइज जो है वो मिल जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन पार्टिकल साइज। अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है मेथड फॉर पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन। ठीक है, सो मतलब किसी पार्टिकल के साइज को अगर आपको पता करना है तो आप कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमारे पास 4 मेथड है। पहला है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, दूसरा है सीविंग मेथड, तीसरा है सेडिमेंटेशन और चौथा है कंडक्टिविटी मेथड। सो एक एक करके इन सभी मेथड्स को समझते हैं। सो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सो जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है ना, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आप अपने कॉलेज में भी परफॉर्म करेंगे तो इसमें आपको बहुत अच्छे से समझेगा कि कैसे हम किसी पार्टिकल के साइज को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ भी ज़रा समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ग्राफ डायग्राम बनाया कि एक माइक्रोस्कोप का। तो माइक्रोस्कोप में देखो जो 2 मेन पार्ट्स है फिलहाल के लिए हमको जो इंटरेस्ट है वो होता है, एक आई पीस होता है जिसके थ्रू आप देखते हो, और एक होता है हमारा स्लाइड। ठीक है, यहाँ पे जो स्लाइड है वो है स्टैंडर्ड स्टेज माइक्रोमीटर। ठीक है, सो हमारे पास जो आई पीस होता है ना, उसमें ऐसे कुछ मार्किंग्स बनी होती है, दिख रहा है ऊपर, ये आई पीस पे मार्किंग्स बनी होती है। और जो हमारा स्टैंडर्ड स्टेज माइक्रोमीटर होता है ना, उसमें भी कुछ मार्किंग्स बनी होती है। सो हम क्या करते हैं ना कि इस स्टैंडर्ड स्टेज माइक्रोमीटर के मार्किंग्स फिक्स होती है, एकदम एग्जैक्ट होती है कि 0 to 10 माइक्रोमीटर्स, यहाँ से लेके यहाँ जो है 0 to 10 माइक्रो, एक स्केल की तरह काम करता है। तो हम क्या करते हैं, अपने आई पीस को कैलिब्रेट करते हैं। किसकी मदद से? स्टेज माइक्रोमीटर की मदद से अपने आई पीस को कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट करना मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे जो लाइंस बने ये और ये, तो ये जो एक लाइन है, एक बड़ी लाइन है, जो छोटी लाइन है, उनके बीच का कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, वो माइक्रॉन्स में ये भी होगा, ठीक है, या mm में होगा मोस्टली। ठीक है, तो जो माइक्रॉन्स में होगा या mm में जो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो ये जो होगा इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। किसकी मदद से? स्टेज माइक्रोमीटर की मदद से। तो एक बार जब हमारा आईपीस कैलिब्रेट हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि 2 लाइंस के बीच का कितना डिस्टेंस है। अब इसके थ्रू हम अपना पार्टिकल साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? पहले हम अपने पार्टिकल को एक सूटेबल लिक्विड में, ठीक है, डिस्पर्स करेंगे। क्या करेंगे? डिस्पर्स करेंगे, ना कि डिसॉल्व। मोस्टली क्या होता है, ऑयल होता है, ठीक है, पैराफिन ऑयल होता है। तो जो भी पार्टिकल का पाउडर है आपके पास, वो पाउडर लोगे, उसको आप ऑयल में डिस्पर्स करोगे। फिर एक बहुत छोटा सा सैंपल आप एक स्लाइड लोगे और उस बहुत ही छोटा सा सैंपल आप इस पे लगाओगे, इस स्लाइड पे लगाएंगे। ठीक है, फिर आप इसको कवर स्लिप से क्लोज करेंगे और यहाँ पे जो स्टेज है हमारा माइक्रोस्कोप का, इस पर रखोगे। सो आपको क्या दिखेगा ना, जब आप माइक्रोस्कोप को सेट करोगे तो आपको कई सारे, अगर मैं इस स्लाइड को जूम करूं, ठीक है, कुछ आपको ये स्लाइड में ना ऐसा दिखेगा, ये कई सारे पार्टिकल्स दिखेंगे, डिफरेंट साइजेस के, कोई छोटा कोई बड़ा, अलग अलग शेप के भी दिखेंगे। सो आप क्या करो, तो जब आप आईपीस के थ्रू देखोगे ना, सो आपको यहाँ पे जो ये दिख रहा है आईपीस, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, इसके ऊपर ही कुछ ऐसा दिखता है। सो आप क्या करोगे, आप अपने स्टेज को, या जो हमारा स्टेज है आप उसको घुमा सकते हो, तो जो हमारे पार्टिकल्स इनके बीच में कहीं तो आएंगे। ठीक है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो आपको वैल्यू मिलती है वही हमारे पार्टिकल का साइज होता है ना। तो ऐसे आप कई सारे पार्टिकल्स को देखो, यहाँ पे मानो कि इसके बीच में जो वैल्यू है वो है 20 माइक्रॉन्स, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो हमारे इस पार्टिकल का डायमीटर कितना आ रहा है? 20 माइक्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आप कितने पार्टिकल्स के लिए करते हो? तो है आप 650 पार्टिकल्स के लिए करते हो। 650 पार्टिकल्स के लिए आपको मिनिमम करना होता है। ठीक है, सो ताकि ये इतने पार्टिकल्स के लिए क्यों करते हो? ताकि किसी भी तरीके का एरर जो है वो ना हो। ठीक है, सो इनके बीच में जो पार्टिकल होगा, अगर छोटा पार्टिकल होगा तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आप कैलकुलेट करोगे। बड़ा पार्टिकल होगा तो कुछ ऐसा होगा। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ऐसे करते करते आपको कई सारे पार्टिकल के डायमीटर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और इसी के थ्रू फिर आप सबका एवरेज निकालोगे तो आपको एक एवरेज डायमीटर मिल जाएगा, और इसी तरीके से आपको जो पार्टिकल का साइज मिल गया। ठीक है, सो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी को एक बार रीड करते हैं।
तो जो नॉर्मली हम इसमें पार्टिकल साइज को स्टडी कर सकते हैं उसकी रेंज है 0.2 टू 100 माइक्रोमीटर। सो 0.2 टू 100 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स के साइज को हम मेजर कर सकते हैं थ्रू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। इसका एप्लीकेशन कहाँ देखने मिलता है? अगर आपको पार्टिकल साइज एनालिसिस करना है किसी सस्पेंशन या एरोजोल, ठीक है, या फिर किसी इमल्शन के ग्लोब्यूल साइज का एनालिसिस करना है, तो वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। तो इसमें आप क्या करोगे कि आई पीस इज फिटेड विथ अ माइक्रोमीटर, उसको हम कैलिब्रेट करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसके मदद से? स्टैंडर्ड स्टेज माइक्रोमीटर की मदद से कैलिब्रेट करते हैं। फिर पाउडर सैंपल जो है डिस्पर्स इन अ व्हीकल इज माउंटेड ऑन अ स्लाइड। जैसे मैंने बताया, जो आपका सैंपल होगा, पाउडर सैंपल होगा, आप उसको एक व्हीकल में डिस्पर्स करोगे। वो व्हीकल आपका ज़्यादातर तो पैराफिन ऑयल होने वाला है, ठीक है। वो ऐसा व्हीकल होना चाहिए जिसमें हमारा पाउडर सैंपल जो है वो डिजोल्व ना हो, क्योंकि भाई अगर डिजोल्व हो गया तो वो सोल्यूशन बन जाएगा, और सोल्यूशन बनेगा तो आपको जो वहाँ माइक्रोस्कोप है उसमें वो कभी दिखने भी नहीं वाला, ठीक है। तो आपको ऐसा व्हीकल लेना पड़ता है जिसमें आपका पाउडर डिजोल्व ना हो, इसलिए पैराफिन ऑयल लिया जाता है, ठीक है। सो अराउंड 625 पार्टिकल्स जो है इसमें विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। हर एक के डायमीटर को हम नोट करते हैं, ठीक है। फिर उनका मीन जो है, उस जितने भी डायमीटर्स हमको मिले उसका मीन जो है उसको कैलकुलेट करते हैं, इसी तरीके से हमको एक एवरेज पार्टिकल साइज मिल जाता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि देखो, हम एक्चुअल पार्टिकल्स को देख सकते हैं। कोई इसी तरीके का अगर एग्रीगेट हो, मतलब कई सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हों, तो वो भी पता चल जाएगा, और हमको पता है कि ऐसे पार्टिकल्स को कैलकुलेट मत करो, ठीक है। कंटामिनेशन होगा अगर, वो भी डिटेक्ट हो जाएगा, और ये बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड है। ये आप अपने कॉलेज में एक्चुअली एक्सपेरिमेंट भी करोगे, आपको एक्सपेरिमेंट भी है। सो डिसएडवांटेजेस क्या है कि लेंथ और ब्रेथ का तो पता चल जाता है, पर आपको डेप्थ का तो नहीं पता चलेगा ना, कोई पार्टिकल कितना मोटा है कितना पतला है वो तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि एक तरीके से आप 2D इमेज ही देख रहे हो, ठीक है। इसमें 3D चीज़ें देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, टीडियस और इनएक्यूरेट भी हो सकता है प्रोसेस। टाइम कंज्यूमिंग देखो, आपको मैंने बताया कि 625 पार्टिकल्स आपको कम से कम मेजर करने पड़ते हैं, ठीक है। ये बहुत ही कम नंबर ऑफ पार्टिकल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आज जब आप एक्चुअली परफॉर्म करोगे तो आपको पता चलेगा कि 20 पार्टिकल का साइज लेने में हालत ख़राब हो जाती है, और यहाँ पे बात हो रही है 625 पार्टिकल्स की, तो समझ जाए, ठीक है। तो लार्ज सैंपल साइज रिक्वायर भी होता है। लार्ज जैसे अभी देखा कि 625 पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना है, तो ये सब इनके डिसएडवांटेजेस हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है हमारा सीविंग मेथड, ठीक है। तो सीविंग मेथड क्या होता है? ये डायरेक्टली दे देता है हमको वेट डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके हेल्प से भी हम पता लगा लेते हैं कि हमारा पार्टिकल जो है किस साइज रेंज में आता है। यहाँ पे ना हमको एग्जैक्ट साइज नहीं पता चलती सीविंग मेथड में, यहाँ हमको रेंज पता चलता है कि इतने से इतने के पार्टिकल साइज के रेंज में हमारा पार्टिकल आता है, ठीक है। सो ये जो सीविंग मेथड है ये एग्जैक्टली वही मेथड है जो हमने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, पार्टिकल साइज रिडक्शन एंड सेपरेशन में पढ़ा था, ठीक है। वही सेम मेथड वापस से यहाँ पे आया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो कई सारे नंबर के सीव्स होते हैं, जिसमें जो कोर्सेस्ट होता है वो सबसे ऊपर होता है, और जो सबसे फाइन सीव होता है वो नीचे होता है। हम क्या करते हैं, अपना जो पाउडर है वो सबसे ऊपर वाले सीव में रखते हैं, ठीक है, और उसको ढक देते हैं, फिर उसको शेक करते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। तो क्या होगा, देखो हमारे जो सीव्स होंगे, तो जो सबसे फाइन पार्टिकल्स होंगे ना, जिनका साइज बहुत ही छोटा होगा, वो लगभग हर सीव से पास होकर सबसे नीचे सेटल हो जाएगा, ठीक है। जो इससे थोड़ा बड़ा होगा तो वो यहाँ ऊपर थोड़ा सेटल हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका साइज जो है वो इस सीव से बड़ा है, ये जो सीव का छेद है उससे बड़ा है, इसलिए वो यहाँ अटक गया। इससे जो बड़ा पार्टिकल साइज होगा वो यहाँ सेटल हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा पार्टिकल साइज होगा वो ऊपर ही रह जाएगा। तो आप देख सकते हो कि देखो ऊपर जो सबसे बड़ा पार्टिकल है और नीचे सबसे फाइन पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपको मिलेगा। तो इस तरीके से देखो जो पार्टिकल है अपने साइज के बेसिस पे सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। तो हमको एक रेंज मिल जाता है कि ये जो पार्टिकल होगा, ठीक है, ये 10 to 20 माइक्रॉन्स का होगा, ये वाला जो पार्टिकल होगा 50 to 60 माइक्रॉन्स का होगा, इस तरीके से। सो इसके हेल्प से देखो हमको अपने पार्टिकल के साइज पता चल गई विद द हेल्प ऑफ सीविंग मेथड, ठीक है। तो एक बार रीड कर लेते हैं इसको फटाफट कि प्रोसीजर क्या होता है कि अ सीव जो है अ सीव स्टैक यूजुअली कंप्राइजेस 6 to 8 सीव्स, ठीक है। ये जो स्टैक किसको बोला गया, स्टैकिंग का मतलब क्या है, जब हम किसी एक के ऊपर एक रखते हैं ना किसी चीज को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी देखो एक सेव, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, तो जब एक के ऊपर एक रखते हैं उसको स्टैकिंग कहते हैं। तो जो सीव स्टैक में क्या होता है, एटलीस्ट 6 से 8 सीव्स हमें देखने मिलते हैं,
ठीक है। सो 6 से 8 या फिर एक्चुअली 4 से 5 आपको मैक्सिमम देखने मिलेंगे अगर आप लैब स्केल में कर रहे हो तो। सो पाउडर इज लोडेड ऑन द कोर्सेस सीव ऑन टॉप, ठीक है। जो कोर्सेस सीव है जिसका जो होल होता है ना, जो सीव्स होते हैं, जैसे ये हमारा सीव है, ठीक है। सो अगर आप इसका होल देखें तो उससे जो छन्नी जैसा काम करता है ये, ठीक है। तो ये आप इसका होल देखोगे ना, तो जिसका सबसे बड़ा होल होगा ना वो सबसे ऊपर होगा, और जिसका सबसे फाइन होगा ना होल, जिसका बहुत ही फाइन मैश जैसा हो जाता है, वो सबसे नीचे होता है। सो कोर्सेस सीव जो होता है टॉप में होता है, ठीक है, और जो फाइनेस्ट सीव होता है वो सबसे नीचे होता है। देन इट इज सब्जेक्टेड टू अ मैकेनिकल वाइब्रेशन, फिर ठीक है वो एक मैकेनिकल वाइब्रेशन के लिए हम उसको रख देते हैं एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए। फिर जो पाउडर जो रिटेन होता है हर लेवल ऑफ सीव में, उसको हम वे करते हैं। द सीव इज एस्टिमेटेड एज पर द स्टैंडर्ड्स गिवन इन द फार्माकोपिया। इसकी भी बात हमने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में काफी डीप में की थी, ठीक है। तो इसकी देखो इसी तरीके से हमें पता चल जाता है कि कैसे कैसे पार्टिकल का साइज, किस पार्टिकल साइज के रेंज में हमारा पार्टिकल लाई करता है। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट पार्टिकल का साइज नहीं पता चलता है, बट रेंज पता चलती है। सो एडवांटेजेस क्या है, बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही जल्दी भी हो जाता है ये मेथड, ठीक है। रैपिड मेथड भी है, इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, बिल्कुल महंगा नहीं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें अगर मॉइस्ट पाउडर हुआ ना, देखो जो ऐसा पाउडर गीला होता है ना तो वो एग्रीगेट्स फॉर्म कर लेते हैं, कई सारे क्लम्प हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होंगे, जो इसका होल होता है ना उसको क्लॉग कर देंगे, उसके छेद को बंद कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर कोई पार्टिकल नीचे ही नहीं जा पाएगा, सारे के सारे पार्टिकल ऊपर ही रह जाएंगे, ठीक है। सो मॉइस्ट पाउडर जो है वो क्लॉग कर सकता है अपर्चर को। अट्रिशन हो सकता है, अट्रिशन की वजह से क्या होगा, साइज रिडक्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जब मैकेनिकली शेव करो तो दो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और जो वॉल्स है सीव के उससे भी टकरा रहे हैं, तो उसके से जो साइज है वो रिड्यूस हो सकता है। और जो लोअर लिमिट होती है वो 50 माइक्रोन्स की होती है, मतलब कि 50 माइक्रोन से कम का पार्टिकल को हम इस पे नहीं स्टडी कर पाएंगे। सो ये सब उसके डिसएडवांटेजेस थे किसके, हमारे सीविंग मेथड के। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है सेडिमेंटेशन मेथड। तो सेडिमेंटेशन मेथड में क्या होता है, किसके हेल्प से हम करते हैं, तो सेडिमेंटेशन मेथड जो है वो हम एंडरसन पिपेट मेथड से करते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर जैसा होता है, ठीक है, इसको आप एक्चुअली खुद भी बना सकते हैं। एक एंडरसन पिपेट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इसमें एक मेजरिंग सिलेंडर जैसा एक इक्विपमेंट होता है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये मेजरिंग सिलेंडर जैसा, ये जो होता है मार्किंग्स होती है, ये कैलिब्रेटेड होता है, ठीक है। सो सेडिमेंटेशन मेथड में क्या होगा, और इसके जो हमारा सिलेंडर है इसके बीच से एक पिपेट जाती है, ये दिख रहा है, ये एक पिपेट है, और इस पिपेट के ये जो ऊपर है ये हमारा सैंपल रिजर्वॉयर है, हम अपना सैंपल यहाँ डालते हैं पहले, और ये जो आपको दिख रहा है ये है एक 3 वे टैप, ठीक है। सो हम पहले क्या करेंगे ना, ये जो सिलेंडर है इसमें हम अपना लिक्विड है उसको रख देंगे, ठीक है, उसको हम फिल कर देंगे, लिक्विड को फिल किया, फिर इस सैंपल रिजर्वायर के थ्रू अपना सैंपल को डाल देंगे, ठीक है, मतलब जो हमारा सैंपल है उसको भी डाल देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें पता है कि जो सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है, डिफरेंट पार्टिकल साइज का डिफरेंट रेट ऑफ सेडिमेंटेशन देखने मिलेगा, ठीक है। जो सबसे भारी पार्टिकल होंगे वो सबसे नीचे सेटल हो जाएंगे, जो यूजुअली क्या होता है, जो सबसे बड़े पार्टिकल होते हैं ना उनकी वही सबसे ज़्यादा डेंस भी होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे बड़े बड़े पार्टिकल हो जाएंगे वो नीचे सेटल हो जाएंगे, जो उनसे थोड़े छोटे होंगे वो बीच में कहीं तो होंगे, और जो सबसे छोटे पार्टिकल होंगे वो सबसे ऊपर ही होंगे, ठीक है। उनको थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में, घूम फिर के सब सेटल होने वाले हैं, ठीक है। पर अगर आप थोड़े टाइम में ही आएंगे, मतलब आपने मानो कि पहले लिक्विड डाला फिर अपना पार्टिकल जो है ऊपर से छोड़ दिया, तो जो सबसे भारी वाले वो तुरंत सेटल हो जाएंगे, और जो उनसे थोड़े कम भारी हैं वो थोड़ा बीच में कहीं तो रहेंगे, जो सबसे लेस डेंस है ना वो सबसे ऊपर रहेंगे। तो हम क्या करते हैं ना एंडरसन पिपेट मेथड में कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम में अलग अलग लेवल से हम पार्टिकल को विड्रॉ करते हैं, सैंपल को विड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे कि जो पिपेट दिख रहा है नीचे, हम जिसकी बात करते हैं, ये नीचे तक जाएगा और यहाँ से ना सैंपल को विड्रॉ करेगा थ्रू दिस 3 वे टैप, ठीक है। तो यहाँ से हम सैंपल को विड्रॉ करेंगे, उसको एक पेट्री डिश में रख लेंगे, और फिर क्या करेंगे, पेट्री डिश में रखने के बाद क्या करेंगे, जो भी हमारा सॉल्वेंट है उसको पूरा इवेपोरेट कर देंगे, तो फिर हमारे पास ड्राई पाउडर बचता है। फिर उस ड्राई पाउडर का वे करेंगे, और उस वेट से हमें पता चल जाता है कि पार्टिकल का साइज क्या होगा, ठीक है। सो जैसे पहले हमने क्या किया, सबसे नीचे से हमने लिया, फिर हम क्या करेंगे, इसी पिपेट के थोड़ा ऊपर से पार्टिकल को लेंगे,
ठीक है। यहाँ से अगर पार्टिकल को विड्रॉ किया तो जो थोड़े से छोटे पार्टिकल साइज हमको मिलेंगे, फिर उसका भी सेम लेंगे कि उसको एक पेट्री डिश में कलेक्ट करेंगे, सॉल्वेंट उड़ा देंगे और उसका वे करेंगे। फिर हम एक सबसे टॉप लेयर से हम इसके जो पार्टिकल्स है उसको विड्रॉ करेंगे, उसको भी हम पेट्री डिश में रखेंगे और ठीक है उसका भी हम सॉल्वेंट इवेपोरेट कर देंगे और वे करेंगे। सो आपको दिखेगा कि जो सबसे ज़्यादा डेंस होगा उसका वेट ज़्यादा आएगा, जो थोड़ा कम डेंस होगा तो उसका वेट भी कम आएगा, और जो सबसे लीस्ट डेंस होगा उसका वेट भी कम आएगा। ठीक है, उसका सबसे कम वेट आने वाला है। सो इसी तरीके से ठीक है, ये जो पार्टिकल साइज का जो सेडिमेंटेशन रेट है, इसके डिफरेंस के चलते हमको ये पता चला कि डिफरेंट पार्टिकल साइज कहाँ सेटल हो रहे हैं, डिफरेंट पार्टिकल साइज के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो यही सिंपल सा इसका लॉजिक है एंडरसन पिपेट मेथड का। ठीक है, जो हमारा लिक्विड है उस पर अपना सैंपल डालेंगे, फिर अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे उन सैंपल को विड्रॉ करेंगे, उस विड्रॉन सैंपल का हम सॉल्वेंट उड़ा देंगे और उसका वेट लेंगे। सो एक बार रीड करते हैं इसे कंस्ट्रक्शन को कि देखो एक 20 mm का ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है। ग्रेजुएटेड सिलेंडर मतलब देखो यहाँ पे मार्किंग दी गई है। ठीक है, तो एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है। ठीक है, जो इस 20 mm के ग्रेजुएटेड सिलेंडर में अपना 500 ml ऑफ सस्पेंशन को हम फिल करते हैं। ठीक है, 500 ml ऑफ सस्पेंशन को फिल करेंगे और इसमें एक सेंट्रली लोकेटेड पिपेट होता है। इसकी बात हो रही है, देखो एक सेंट्रली लोकेटेड पिपेट है जिसको इट इज हेल्ड बाय अ ग्राउंड ग्लास टॉपर। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इसके थ्रू ये पिपेट जो है आराम से खड़ा है इस पे, तो इट इज हेल्ड बाय ग्राउंड ग्लास टॉपर। ठीक है, और एक 3-वे टैप होता है जो अलाउ करता है फ्लूइड टू बी ड्रॉन एंड एम्प्टीड। इस 3-वे टैप के थ्रू हम अपने सैंपल को कलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो इस सिंपल सा इसका कंस्ट्रक्शन था। प्रोसीजर पे आते हैं कि हम पहले क्या करेंगे, अपना एक 1% सस्पेंशन लेंगे, जो हमारा सैंपल है उसका 1% सस्पेंशन बनाएंगे और उसको हम प्लेस करेंगे एंडरसन वेसल में। ठीक है, फिर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में अपना जो सैंपल है उसको विड्रॉ करेंगे। ठीक है, फ्रॉम अ स्पेसिफाइड डेप्थ। ठीक है, मतलब पहले एकदम नीचे से लेंगे, फिर थोड़ा ऊपर से उसके पार्टिकल जो हमारा सैंपल है उसको विड्रॉ करेंगे, फिर सबसे ऊपर वाले लेयर से जो हमें अपना सैंपल विड्रॉ करेंगे। तो डिफरेंट डेप्थ से हम अपना सैंपल जो है डिफरेंट टाइम पे विड्रॉ करेंगे, कलेक्ट करेंगे। फिर सैंपल्स आर देन इवेपोरेटेड एंड उसको फिर वे करेंगे। फिर जो हमको सैंपल मिलता है उसको इवेपोरेट करेंगे और वे करेंगे। ठीक है, फिर पार्टिकल डायमीटर को कैलकुलेट करेंगे थ्रू दिस स्टोक्स लॉ। तो हमारे पास फॉर्मूला है DST इज इक्वल टू 18 ईटा H अपॉन रो एस माइनस रो एफ इंटू GT। यहाँ पे जब आप सब कुछ पुट कर लोगे ना, ठीक है, देखो हमारे पास विस्कोसिटी है, सेडिमेंटेशन की हाइट, क्योंकि अलग अलग हाइट से हम उठा रहे हैं ना, इसलिए यही पे तभी काम आता है। जो ग्रेजुएशन दिखना, जो मार्किंग, वो हाइट कैलकुलेट करने में काम आता है। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंस जो है डायमीटर, पार्टिकल का डेंसिटी और फ्लूइड की डेंसिटी जो है वो हमको पता होती है, तो उसका डिफरेंस भी होगा, एक्सेलरेशन सब कुछ पता है। ठीक है, सो देखो हाइट ही जो है, तो हाइट हम अलग अलग का पुट करेंगे और वेट एंड हाइट इन सबको जब हम पुट करते हैं, ठीक है, हाइट को जब पुट करोगे, बाकी सब तो वैल्यूज पता ही है, तो आपको जो डायमीटर कौन सा मिलता है, स्टोक्स डायमीटर मिल जाएगा और इसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आपके पार्टिकल के कौन कौन से पार्टिकल के साइज आपके सैंपल में प्रेजेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेडिमेंटेशन मेथड। ठीक है, जो लास्ट मेथड आता है वो है हमारा कंडक्टिविटी मेथड। ठीक है, सो कंडक्टिविटी मेथड में क्या होता है ना, इसको ना कोल्टर काउंटर मेथड या फिर काउंटर मेथड भी कहते हैं। सो इसमें क्या करते हैं ना कि देखो हमारे पास एक ग्लास ट्यूब होती है। ठीक है, ये जो दिख रहा है, और ये जो ट्यूब होती है ना या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें एक बहुत ही छोटा सा अपर्चर होता है या फिर ओरिफाइस और अपर्चर मतलब क्या है, बहुत ही छोटा सा होल होता है, छेद होता है। ठीक है, ठीक है, और ये जो हम इसमें होल होता है और जो हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये पॉजिटिव एक पोटेंशियल में होता है। ठीक है, सो पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे है और यहाँ पे एक नेगेटिव पोटेंशियल भी है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल होगा तो एक करंट फ्लो करता है। ठीक है, सो अब ये इसमें क्या करते हैं ना कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है, ये जो दिख रहा है ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, और इसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में हम हमारे जो सैंपल है उसके पार्टिकल्स को डाल देते हैं। सो क्या होता है ना कि जो हमारा देखो ये अपर्चर है, अगर मैं इसको जूम इन करूँ, ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, सो ये जो अपर्चर होता है ना, ये वाले, ये जो आपको अपर्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है इतना सा, ठीक है, इनके बीच में ना एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रोड है और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से जुड़े हैं। ठीक है, तो जब पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल तो करंट भी दौड़ेगा।
तो जब हमारा एक पार्टिकल इसके थ्रू जाएगा ना, और ये जो पार्टिकल का साइज ऐसा होता है, ये अपर्चर इतना बड़ा होता है कि इसमें से ना सिर्फ एक टाइम पे एक ही पार्टिकल पास कर पाएगा। फिर जैसे ही हमारा एक पार्टिकल यहाँ पे एंटर करता है ना इस अपर्चर में, तो देखो पहले तो एक करंट दौड़ रहा था, अब इस पार्टिकल के एंटर करने की वजह से कोई तो डिफरेंस आएगा ना करंट में। अब यहाँ से यहाँ इतना इजीली नहीं जा पाएगा वो पार्टिकल, हमारा जो करंट है, सॉरी, तो जो हमारा करंट है वो आराम से यहाँ तक नहीं दौड़ेगा। कुछ तो चेंजेस आएगा हमारे करंट में इस पार्टिकल के होने से, जो पार्टिकल हमारा बीच में आया, ठीक है। सो ये जो करंट में बदलाव आता है, ये जो देखिए जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक्चुअली यहाँ पे कहा गया है, पर करंट में आई थिंक कहना ज़्यादा इजी समझता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल इसकी जो पार्टिकल है उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में एक चेंज आता है, एक बदलाव आता है, और उसी बदलाव को हम मेजर कर लेते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो जो पार्टिकल का साइज जो है उसकी वजह से क्या हुआ, करंट में चेंज हुआ। कब हुआ, जब हमारा पार्टिकल इस अपर्चर के थ्रू पास करेगा तब, ठीक है। वरना क्या था कि जब पार्टिकल नहीं पास करता, एक कांस्टेंट करंट जो है इनके बीच में दौड़ रहा था, ठीक है, एक तरीके से ऐसा समझो। पर जैसे ही पार्टिकल एंटर किया, वो जो कांस्टेंट करंट था उसमें चेंजेस ला दिए, और वो चेंजेस के थ्रू, उस चेंजेस की मदद से, ठीक है, हम पार्टिकल के साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। यही नहीं, कितने पार्टिकल्स हैं उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ज्यादातर जो कंडक्टिविटी मेथड या फिर कोल्टर काउंटर मेथड होता है ना, ये ब्लड सैंपल्स को कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है, उनके डिटर्मिनेशन के लिए काफ़ी यूज़ होता है, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज उन सब के लिए। तो एक बार इसका प्रोसीजर पढ़ते हैं कि पाउडर सैंपल जो है उसको हम डिस्पर्स करते हैं इन इलेक्ट्रोलाइट टू फॉर्म अ वेरी डाइल्यूट सस्पेंशन। जैसे मैंने बताया, देखो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इसमें हम अपना पार्टिकल जो है उसमें डिस्पर्स कर देते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स भी हमारा देखो इसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में घूम रहा है, तो ऑब्वियसली जब वो यहाँ वहाँ घूम रहा है तो हमारे इस ऑरिफाइस के थ्रू भी पास करेगा, और जब पास करेगा तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में किसी न किसी तरीके का कोई तो बदलाव दिखने मिलेगा। सो अ ट्यूब विद अ स्मॉल अपर्चर या फिर ऑरिफाइस इज इमर्स्ड इनटू द सोल्यूशन। इस ट्यूब की बात हो रही है कि ऐसा ट्यूब जिसमें एक स्मॉल ऑरिफाइस या इमर्शन, इसको हम इमर्स करेंगे हमारे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में, ठीक है। सो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड होता है हमारे अपर्चर में, ये जो दिख रहा है, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रोड होता है हमारे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में, ठीक है। सो एज पार्टिकल पासेस थ्रू द अपर्चर, अ वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्विवेलेंट टू द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड। सो देखो जैसे हमारा पार्टिकल यहाँ से पास हो रहा है, तो यहाँ पे भी देखो पहले क्या था, इसके इस होल के बीच में भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन था, पर जैसे ही हमारा पार्टिकल आया तो इसने क्या किया कि इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को डिस्प्लेस कर दिया। इक्विवेलेंट सोल्यूशन को यहाँ पे देखो, डिस्प्ले क्या था कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन था, फिर जैसे हमारा पार्टिकल आया, इसने उससे कुछ वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को डिस्प्लेस कर दिया अपने इक्विवेलेंट वॉल्यूम को, और जब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डिस्प्लेस हो गया उसकी वजह से क्या हुआ भाई, करंट में चेंजेस या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में चेंजेस आए, ठीक है। सो इसी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को फिर हम डिस्प्ले करते हैं। नाउ दिस कॉजेस शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जैसे हमारा पार्टिकल जो है अपर्चर से पास होता है, तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन को जो है इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके वॉल्यूम को रिप्लेस करता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में चेंज देखने मिलता है, और इसी चेंज को हम मेजर करते हैं एज अ वोल्टेज या फिर करंट पल्स। ये जो चेंजेस है इसको हम मेजर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिखाएगा कंप्यूटर में, एज अ वोल्टेज या फिर करंट पल्स, और इसके थ्रू हम पार्टिकल के साइज को कैलकुलेट करते हैं। सो एडवांटेजेस क्या है कि इसमें पार्टिकल साइज कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.5 to 500 माइक्रोमीटर। ये एक्यूरेट होता है, ये मशीन सेंसिटिव होती है, बहुत ही फास्ट टेक्निक है। फास्ट टेक्निक देखो दूसरी लाइन पे पता भी चल रहा है कि एक सेकेंड में 4000 पार्टिकल्स को ये काउंट कर सकता है, ठीक है, इसलिए बहुत ही फास्ट टेक्निक भी होती है। बट डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ही एक्सपेंसिव मशीन होती है, ठीक है। सिंस ये एक्सपेंसिव मशीन है तो इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज बन जाता है, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सपेंसिव। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंडक्टिविटी मेथड या फिर कोल्टर काउंटर मेथड। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझा हो। आपको अगर इस सेशन के नोट्स चाहिए तो आपको वो फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट में मिल जाएंगे, या फिर इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस सेशन के नोट्स मिल जाएंगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम।